चाहे वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो, चाहे वो स्पर्म क्वालिटी बहुत पुअर हो, या स्पर्म में पस सेल्स बहुत ज़्यादा आते हों, या मोर्टेलिटी बहुत कम हो, तो इन बीमारियों से निश्चित रूप से हमको निजात मिल जाए। मेरी ज़िंदगी में ऐसे से पेशेंट आए जो कहते हैं कि यदि हम ठीक नहीं हुए तो हम सुसाइड कर लेंगे। तो मैं सभी से कहता हूँ कि ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। दी हेल्थ शो में आज हम डॉक्टर दीपक कुमार जी से जानेंगे इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में कि कैसे आयुर्वेद में घरेलू नुस्खों के माध्यम से आप अपने घर पर ही बिना दवाइयों के इरेक्टाइल डिसफंक्शन में आराम पा सकते हैं, इसे दूर कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ठीक करने के लिए बाजार में कई दवाइयां उपलब्ध हैं, लेकिन इन दवाइयों को खाने के बाद आपको भी पता है कि आपको कितना आराम हो रहा है। तो आज हम ये जानेंगे कि घर में उपलब्ध सामानों से और आयुर्वेदिक नुस्खों से कैसे आप इसमें राहत पा सकते हैं और खास करके अपनी स्पर्म क्वालिटी को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। सर, आपको मेरा प्रणाम। प्रणाम भगवान। सर, इरेक्टाइल डिसफंक्शन बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं और आजकल तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, जिसे नपुंसकता भी कहते हैं लोग। आप इसे सरल भाषा में समझाइए कि वास्तव में नपुंसकता या इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता क्या है। भगवान, सबसे पहले हमको ये देखना चाहिए कि ये बीमारी इतनी कॉमन क्यों हो रही है। हाँ। जब हम छोटे थे तो अक्सर ये कहा जाता था कि इसके बारे में ज्ञान नहीं है लोगों को, हाँ। इसलिए दिक्कत आ रही है जी। लेकिन आज सोशल मीडिया ने ज्ञान बहुत ज़्यादा बिखेर दिया जी। और सोशल मीडिया के द्वारा वह ज्ञान लोगों को मिल रहा है जो अभी पात्र नहीं थे। बहुत कच्ची उम्र में उनको ये ज्ञान मिल रहा है, जिसके कारण वो अपनी जवानी को खो रहे हैं। हाँ। हमारे शरीर की एक चेन है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, और शुक्र तक हम पहुंच ही नहीं पाते। हमने इतना जंक फूड खा लिया, इतना जहर खा लिया, हमारा रस ही दूषित हो जाता है, तो आगे की चेन तो हमारी बिगड़ने लगती है। दूसरा, पहले चौपाल होती थी, लोग बैठते थे, हंसी मजाक करते थे। अब आपस के संबंध सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे रह गए। तनाव में हर आदमी घुट रहा है, जिसके कारण उसके माइंड के केमिकल डिसबैलेंस हो रहे हैं। दूसरा, सबसे बड़ी समस्या, पहले थायराइड के यदा कदा केस देखने को मिलते थे, अब थायराइड के हमारे पास डेली बहुत ज़्यादा केस आते हैं। थायराइड इस बीमारी का बहुत बड़ा कारण है। थायराइड, तनाव, डायबिटीज़, अक्सर डायबिटीज़ में ये बीमारी बहुत तेज़ी से क्लिक करती है। और कुछ जो डिप्रेशन की दवाई बहुत लोग खाते हैं, जरा सी कुछ समस्या आई नहीं, परेशान हुए, डॉक्टर के पास गए, उसने एंटी डिप्रेशन दवाई दी, या अपने आप ही दवाई खानी शुरू कर देते हैं, जिसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अक्सर मैं एक बात कहता हूँ कि जितना हमारा शुक्र स्ट्रॉन्ग होगा, हमारा शुक्र के बाद ओज का निर्माण होता है। आपने देखा होगा कुछ ही लोग होते हैं समाज में जिनका चेहरा अलग से खिलता है जी। और जब शुक्र हमारा स्ट्रॉन्ग होगा तो हमारा चेहरा अलग निखरेगा। आप एक बोतल शहद की ले लो और एक बोतल पानी की ले लो, दोनों को उल्टा करो तो पानी की बोतल हमारी जल्दी खाली हो जाती है। हाँ। और शहद की बोतल को खाली होने में समय लगता है। हाँ। इसी प्रकार जितना हमारा शुक्र वीक होगा उतने हमारे शरीर की स्टेमिना डाउन होगी। और एक बहुत बड़ा कारण जो लोगों में देखा जा रहा है, काम की अधिकता। शरीर में बिल्कुल भी आराम देने का उनका मूड नहीं होता। काम का इतना ज़्यादा तनाव पाल लेते हैं कि अपने शरीर पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, और काम इतना ज़्यादा करने के बाद ये समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ती है जी। दूसरा, बहुत भूख लगती है तो हम खाने की जगह जंक फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसमें पोषक तत्व की बहुत कमी होती है जी। उसमें सिर्फ स्वाद मैदे का और मिर्ची का, और किसी चीज़ का कोई स्वाद नहीं है। हमारे देश के एक से एक व्यंजन है, यदि आप रोज़ व्यंजन खाएं तो आप ये कहेंगे कि ये चीज़ें तो बिल्कुल भी कहीं पासिंग भी नहीं है। हाँ। हमारे यहाँ व्यंजन बहुत अच्छे अच्छे हैं, और साथ में कुछ दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट जो अब मार्केट में आई हैं सेक्स बढ़ाने की, उसमें लोग जब खाने लगते हैं तो धीरे 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 उसके आदी हो जाते हैं, और उसके बाद माया मिलीन राम बिल्कुल खोखले शरीर से हो जाते हैं। मतलब मार्केट में जितनी भी दवाइयाँ आ रही है सेक्सुअल पावर को बढ़ाने की, वो शायद कुछ टाइम के लिए तो असर दिखाती हैं, लेकिन उसके बाद वो आपको ऐसा साइड इफेक्ट दे के जाती है कि आपका फिर वापस उसको कंट्रोल करना अपनी पॉसिबल नहीं हो पाता। हमारे यहाँ दो तरह की दवाइयाँ होती हैं जी। एक होती है
उत्तेजक, जिसको खाने से शरीर में उत्तेजना बढ़ती है। जी। दूसरी होती है स्तंभक, जो कि परमानेंट काम करती है। अच्छा। और जो उत्तेजक दवाइयाँ वो क्षणिक आनंद तो दे देती है, लेकिन आदमी उसका यूज्ड हो जाता है, उसके बाद वो किसी काम का नहीं रहता। हाँ, जो मार्केट में आजकल दवाइयाँ हैं वो उत्तेजक वाली ज़्यादा है। उत्तेजक ज़्यादा है। और स्तंभक दवाई थोड़ा सा समय तो लेती हैं, लेकिन परमानेंट काम करती हैं। हमको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि हमारे शरीर के अंदर जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की दिक्कत आ रही है उसका कारण क्या है। अक्सर लोग बीमारी समझने की बजाय उस दवाई पे ध्यान देते हैं। यदि हम बीमारी का कारण ढूंढें, उस कारण को दूर करें, तो बीमारी अपने आप विदा लेने लगती है। जी। जो लोग बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स खाते हों, पेन किलर्स खाते हों, डिप्रेशन की दवाई खाते हों या थायराइड की दवाई खाते हों, उनको ये दिक्कत बहुत तेज़ी से। असल नशा करने वाले से दारू, सिगरेट, सुल्फा, इनको भी शायद इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। इसके लिए कहा भी है, जाके मुख मदिरा लगे मत वाला कर दे। जिसके मुंह पर मदिरा या कोई सा भी नशा लग जाता है वो मत वाला हो जाता है। लेकिन तन मन धन सब कर्म सुख नारायण हरि ले। उसका तन, उसका मन, उसका धन, उसके अच्छे कर्म भगवान अपने अंदर हर लेते हैं और शरीर से बहुत जल्दी खोखला हो जाता है। जैसा आपने सर बहुत सारे कारण बताए कि ये इनमें से हर इंसान के हिसाब से अलग अलग कारण हो सकता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का, और इसके अलावा भी और भी बहुत कारण हैं, हर इंसान के अलग अलग कारण होते हैं। लेकिन जैसे हमने पिछली वीडियो में प्री मैच्योर इजैकुलेशन यानी शीघ्र पतन के नुस्खे जाने थे, तो अब आप ये बताइए कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के, क्योंकि अगर मार्केट में मिलने वाली उत्तेजक दवाइयाँ आपको नुकसान ही पहुँचाती है लॉन्ग टर्म में, तो फिर आयुर्वेद में ऐसे कौन कौन से घरेलू नुस्खे हैं जो नपुंसकता यानी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को दूर भगा सकते हैं? खजूर। जी। आपने देखा होगा खजूर शरीर के लिए बहुत अच्छा है। हाँ। हमारे मुस्लिम भाई जब रोज़ा रखते हैं खजूर से ही अपना रोज़ा खोलते हैं। खजूर पे कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में, प्रोटीन उसमें बहुत ज़्यादा है। यदि हम नियमित रूप से 5-6 खजूर रोज़ खाएं तो शरीर में बल बढ़ता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की दिक्कत दूर होती है। साथ में जिनका शुक्र बहुत वीक हो, स्पर्म मोटिलिटी बहुत कम हो, 2 छुहारे प्रतिदिन रात में दूध में खूब पका करके उसकी गुठली निकाल लें और खूब पका करके उन छुहारों को चबा चबा के खा लें, ऊपर से वह दूध को पी लें, तो निश्चित रूप से उनकी ये बीमारी दूर होती है रात के समय। जी। और एक कहावत है ढाक के ऊपर, मैं आपको सुना रहा हूँ, ढाक के 3 पात चौथा लगे ने 5वें की आस। ये कहावत है, लेकिन ढाक के हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छे लाभ हैं। ढाक में आप देखेंगे जहाँ ढाक का पेड़ होता है उसके आसपास की मिट्टी हटाओ, उसकी जड़ निकल आती है। उस जड़ को काट के हम एक बोतल उस मुंह में फंसा दें और उसको वैसे ही बंद कर दें और ऊपर से मिट्टी डाल दें। लगभग 1 महीने बाद हम वहाँ से मिट्टी हटाएं तो ढाक का जो मध होता है, जो रस होता है, वो बोतल में आ जाता है और उस बोतल को सावधानी पूर्वक हम खोल करके रख लें जी। और इसकी एक सलाई हम पान में रख कर खाएं तो निश्चित रूप से ध्वजभंगता, जिसको नपुंसकता कहते हैं, वह दूर होती है। अच्छा जी। तो ये ढाक जो आपने कहा सर, ये कैसे मतलब मिल पाएगा? ढाक को टेसू भी कहते हैं, पलाश भी कहते हैं। इस पे लाल रंग के फूल होली पे आते हैं और पहले लोग इन फूलों को पानी में पका के रंग बनाते थे। अच्छा। और जो हम चाट पकौड़ी खाते हैं, जो चाट वालों के यहाँ दोना मिलता है, वो ढाक का ही पत्ता अच्छा, होता है। ढाक के पत्ते का दोना बनता है। जी। तो इससे अब लोगों को समझ में आसानी होगी कि ढाक होता क्या है। होता क्या है। ढाक का एक बहुत चमत्कारी का आपको मैं प्रयोग बता रहा हूँ। जो महिलाएं बंदियाँ हों, जिनको अंडा ना बनता हो या अंडा सही समय पर रैप्चर ना होता हो और उनको कंसीव ना होता हो, यदि प्रतिदिन ढाक का एक पत्ता साफ करके उसको कैंची से छोटे छोटे टुकड़े कर लें और उसको 100 ग्राम दूध और 100 ग्राम पानी में खूब पका लें। पकाने के बाद जब पानी की मात्रा उड़ जाए उसको छान लें और मिश्री मिला करके सेवन करें तो निश्चित रूप से उनको कंसीव होता है। जी। जिन महिलाओं में कामोत्तेजना की बहुत कमी हो, उनके लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। दूसरा, यदि किसी महिला का बार बार एबॉर्शन होता हो तो वह यह प्रयोग पहले महीने में एक बार एक पत्ता, दूसरे महीने में 2 पत्ता और 9वें महीने तक
हम 9 पत्ते का प्रयोग करते रहें तो निश्चित रूप से उसको एबॉर्शन नहीं होगा, एबॉर्ट नहीं होगा, मिसकैरेज नहीं होगा और बहुत सुंदर बच्चा उसको प्राप्त होगा। जी। तो सर इसके अलावा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के और कौन से नुस्खे हो सकते हैं? आपने बड़ का पेड़ देखा है? हाँ जी। और बड़ को यदि हम तोड़े तो उसके अंदर से दूध निकलता है। बड़ को ही सर बरगद बोला जाता है ना? बरगद बोला जाता है। और इसकी एक बूंद यदि हम बताशे के अंदर रख कर खाएं, पहले दिन 1 बूंद, दूसरे दिन 2 बूंद, इसको 21 बूंद तक बढ़ा करके 21 बूंद से घटा लें, तो ये हमारा 1.5 महीने का प्रयोग हमारे शरीर को फौलाद बना देता है। सर कई लोग कहते हैं कि पेड़ों से निकलने वाले जो दूध होता है पत्तों से वो जहर होता है। हर पेड़ जहरीला नहीं है। हाँ जी। और हर पेड़ पर अमृत नहीं होता। हाँ। तो हम इसको, ये बरगद का पेड़ बिल्कुल निर्दोष है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। यदि कोई डायबिटिक है तो पताशे का सेवन ना करें। और साथ में अंजीर, यदि हम 2 अंजीर रात को भिगो दें और प्रातःकाल वह अंजीर हम चबा चबा के खा लें तो हमारी जो इम्पोर्टेंसी है वह दूर होती है, स्पर्म की क्वालिटी इम्प्रूव होती है और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से हम निजात पाने लगते हैं। दूसरा, एक बहुत ही आपको मैं चमत्कारिक प्रयोग और बता रहा हूँ, जिनके स्पर्म काउंट बहुत कम हो और उनको साथ में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की दिक्कत हो, सत्यानाशी की जड़ ले लें और जितना जड़ हो ग्राम, उतने ही ग्राम हम बड़ का दूध ले लें। उसको खूब महीन सूर्योदय से पहले ये काम करना है, इतना घोटें कि बिल्कुल मैदे की तरह हो जाए। और चने की गोली हम बना लें, 1-1 गोली चने की हम सुबह शाम दूध के साथ सेवन करें तो जितनी भी स्पर्म की समस्याएं, चाहे वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो, चाहे वो स्पर्म क्वालिटी बहुत पुअर हो, या स्पर्म में पस सेल्स बहुत ज़्यादा आते हों, या मोटिलिटी बहुत कम हो, तो इन बीमारियों से निश्चित रूप से हमको निजात। सर इसमें पूछना चाहूँगा, चने की गोली है, चने के आकार की गोली? चने के आकार की गोली। हाँ। और आयुर्वेद में कुछ चीज़ें हैं जैसे कि शिलाजीत, जिसके बारे में अक्सर मैं कहता हूँ। शिलाजीत हमारी बीमारी जितने भी शरीर की है, इसके लिए कहा भी है, न सो अस्ति रोगी भ्रुवी साध्य रूप शिलाजीत यन्न जयते प्रसज्ञ, यानी कि संसार में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो विधि पूर्वक नियम पूर्वक सेवन से नष्ट ना हो। दूसरा, अश्व के समान गंध लिए हुए एक जड़ी है जिसका नाम है अश्वगंधा। यदि हम 1 चम्मच चूर्ण छूटे वाली दूध के साथ नियमित रूप से दिन में 2 बार सेवन करते रहें, हमको बहुत लाभ मिलता है। या अश्वगंधा, शतावर, मुलहटी, सफ़ेद मूसली, सेमल मूसली, कोंच बीज, इन सब को मिलाकर इसमें थोड़ी सी इसबगोल की भूसी मिला ले, क्योंकि बहुत पौष्टिक होता है और कब्ज़ करता है। इसबगोल की भूसी मिलाने से कब्ज़ नहीं करता। इन सब को मिला करके 1-1 चम्मच हम प्रतिदिन दूध से सेवन करें तो ये समस्या भी हमारी जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की, उससे हमको मुक्ति। सर कितनी क्वांटिटी मिलानी है? ये सब मैंने जो बताई सम भाग है, 100 ग्राम हम सब मिला लें। हाँ। तो जितना बना उसको एक शीशी में रख लें और 1-1 चम्मच, बड़े वाली है 3 से 5 ग्राम उसमें आता है, हम दूध के साथ सेवन करें। और क्या इसबगोल भी इसमें उतना ही मिलाना है 100 ग्राम? इसबगोल भी उतना। अच्छा, सब कुछ बराबर बराबर मिलाना है। सर क्या एक्सरसाइज और समय पर उठना और समय पर सोना भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को कंट्रोल कर सकता है? बहुत अच्छा। यदि हमारी जिंदगी का नियमित नियम से कोई हम कार्य ना करें तो हमको दिक्कत आती है। जो व्यक्ति नियम से उठता हो, नियम से सोता हो और नियम से ही खाता हो, उसको कभी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती। हमको फिजिकल एक्सरसाइज अपने शरीर के लिए, सबके पास मोबाइल है, मैं ये बात ज़रूर कहता हूँ, हम अपने मोबाइल को दिन में 1 बार 2 बार 3 बार चार्ज करते हैं और ये हमारा शरीर रूपी मोबाइल है, हम इसको चार्ज नहीं करते। हमको पसीना निकालने के लिए अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ दिन में कम से कम 1 घंटा जरूर देनी चाहिए और सबसे अच्छा है पैदल घूमना। हाँ। यदि आप पैदल नहीं घूम सकते तो आप घर में ही कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटीज जरूर करें। पीछे हमारा कोरोना काल बहुत ही बुरा सपने की तरह गया है, निकल गया, अभी भी उसका असर है। उसके भी इस बीमारी में बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देखे गए। हाँ। और डायबिटीज़ में और हाई ब्लड प्रेशर में ये बीमारी तेज़ी से क्लिक करती है। तो हमको इन चीज़ों को भी विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए कि क्यों हमारी बीमारी बन रही है। जी।
और सबसे बड़ी बात कि बाजार में जितने भी उत्तेजक दवाइयाँ हैं जो ये गारंटी देती है कि आपकी डिज़ायर बढ़ा देंगे या सेक्सुअल डिसऑर्डर को ठीक कर देंगे, तो उनको भी खाने से बचना चाहिए। उनसे ज़रूर बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जो अपने सामान तो बेच देते हैं लेकिन जिसका साइड इफ़ेक्ट हुआ वो किसी को शर्म के मारे बताता नहीं है। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है जब आदमी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, और मेरी ज़िंदगी में ऐसे पेशेंट आए जो कहते हैं कि यदि हम ठीक नहीं हुए तो हम सुसाइड कर लेंगे। तो मैं सभी से कहता हूँ कि ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो, हमको थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। सर, क्या जैसे आप भी दवाइयाँ बनाते हैं अपनी फार्मेसी में हर बीमारी से जुड़ी हुई, तो क्या आप लोग ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन को दूर करने की आयुर्वेदिक दवाई भी बनाते हैं क्या? जी हिमांशु जी, मैंने अभी आपको शिलाजीत के बारे में बताया। हाँ। और शिलाजीत यदि सही तरीके से बनी हो, ऐसा हो नहीं सकता कि वो असर ना दिखाए जी। और हमारी बॉडी यदि डिटॉक्स हो रही है, हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो एक्टिवेट हो रहे हैं, तो ये पार्ट तो अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। स्पेशली इसी काम के लिए बहुत कम दवाइयाँ हैं। कुछ दवाइयाँ अफीम से बनती हैं जिसको हम प्रयोग में नहीं लेते, क्योंकि इस तरह की दवाइयों से नुकसान थोड़े ज़्यादा होते हैं। हमको ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए जी। तो जो सर ने शिलाजीत की बात की है, तो सर के साथ हमने ऑलरेडी शिलाजीत पर एक वीडियो बनाई है कि शिलाजीत को कैसे खाएं, सही विधि क्या है, पूरा मैनेजमेंट क्या है, क्या परहेज है। तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और चाहे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर शिलाजीत की वीडियो को भी देख सकते हैं। तो सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में हमें घरेलू नुस्खे बताएं जिसके बारे में बात करने के लिए लोग शर्माते हैं और शर्म के मारे फिर किसी से बात भी नहीं कर पाते, यहाँ तक कि डॉक्टर से भी। हिमांशु जी, बीच में आपकी बात में रोक करके कहूँगा, हम एक दवा बनाते हैं नवशक्ति जी, जिसके अंदर भंग भस्म, पहले लोग पीतल के बर्तन होते थे उन पर कलई करवाते थे। हाँ जी। कलई बहुत पौष्टिक होती है, तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में हमारे शरीर में जाती थी तो हमारी पौष्टिकता बनी रहती थी। उसको कहते हैं कलई, कुस्ता कलई यूनानी में कहते हैं, आयुर्वेद में कहते हैं भंग भस्म। अश्वगंधा, शिलाजीत, वंशलोचन से निर्मित हमारी जो नवशक्ति है, चाहे वो शीघ्र पतन हो, चाहे स्वपन दोष हो, चाहे जनरल वीकनेस हो, मसल्स में पेन हो, उसमें ये बहुत अच्छा असर दिखाती है, मतलब बॉडी स्ट्रेंथ पूरी। जी, क्योंकि इसके अंदर एक घटक अश्वगंधा के साथ साथ शिलाजीत भी है जी। तो ये जो सर ने बताया, तो इसको भी आप सर से कांटेक्ट करके ले सकते हैं, और अगर आप सर से कांटेक्ट करना चाहते हैं, इनका एड्रेस और कांटेक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और सर का क्लिनिक हरिद्वार में है, दक्ष मंदिर के पास, और सैटरडे को ऋषिकेश में सर बैठते हैं। और अगर आपकी कोई क्वेश्चन है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एड्रेस है, वो आप सर से भी कर सकते हैं कंसल्टेंसी के तौर पर। बाकी किसी बीमारी से जुड़े कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। हम अलग अलग वीडियोस के माध्यम से आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन आपको देने की कोशिश करेंगे ताकि आप इलनेस से वेलनेस की तरफ बढ़ सके। धन्यवाद। धन्यवाद सर। प्रणाम भगवान।